So let's just continue with the rules that I wrote, right? तो उसमें जो रहते हैं हमारे points एक दो वो मैं add करता हूँ. Then we just move on to the examples. So I wrote that the electrons are filled in the lowest energy subshell first, right? Then electrons avoid pairing if there are more subshells available. फिर मैंने लिखा था कि electrons can be shown by arrows in the boxes, right? Upward arrow and downward arrow. तो वो जो एरोज हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताते हैं हमें, तो उस तरह भी दिखा सकते हैं. फिर मैंने एक दो एक्सेप्शंस हैं. आई रोट दैट 4s इज फिल्ड बिफोर 3d, और एक और रहती है एक्सेप्शन, वो हम ऐड कर लेंगे इसमें, उसके बाद फिर एग्जांपल्स पे आ जाएंगे. सो इट्स लाइक उसी में आप ऐड कर लें रूल्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन. You don't need to give this heading again. ये उसी में आपने एक पॉइंट रह गया था, इसको ऐड कर लेंगे. लेकिन अगेन जैसे मैंने कल भी कहा था कि I'll be explaining all these points now. So the last point is that we shift one electron only from 4s to 3d. We shift one electron only from 4s to 3d if it completes 3d5 or 3d10 configuration. सर ये कल वाले से कंटिन्यूड है आगे? हमजा ये कल जो हमने पॉइंट्स लिख रहे थे रूल्स, उसमें एक रूल रह गया था, उसी में आपने ये ऐड कर लेना. अच्छा सही सर. बट इन पॉइंट्स की स्पेशली जो लास्ट एक दो पॉइंट्स हैं उनकी अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? वो मैं आगे चल के बताऊंगा. ये एक्सेप्शंस हैं कुछ, तो पहले हम बेसिक और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू दिस एक्सेप्शंस आल्सो. So the rules again, I would just repeat once again the one that I wrote yesterday, that we fill the electrons in lowest energy subshell first. उसके बाद we can show electrons as arrows in boxes to electrons avoid pairing if you got more subshells available, and then we shift one electron only from 4s back to 3d because it completes it if it completes 3d 5 or 10 which are more stable configurations. क्योंकि कल मैंने ये भी आपको लिखवाया था कि जो हाफ फिल्ड और फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है? वो पॉइंट्स हमने लिखे थे. अब लेट्स जस्ट फॉरगेट ऑल दीज रूल्स इनिशियली. लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन इनिशियली, उसके बाद हम एक्सेप्शंस और सब इन चीज़ों पे आएंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है, और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम आएंगे. बट बिफोर दैट सीक्वेंस लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस टेबल. उस टेबल में ये सीक्वेंस भी आपको मिलेगा. तो रूल्स के बाद अगर आप एक ये छोटा सा टेबल है इसको बना लें, अपेरेंटली बड़ा लगता है लेकिन है छोटा. दैट्स लाइक शेल हियर, subshells, subshell electron capacity and shell electron capacity. It's like 1 2 3 4 columns but almost of the same size. इधर आ जाएगा शेल जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं. फिर इसमें सब शेल कितने होंगे, फिर इसमें आने वालेकुम अस्सलाम सर, सब शेल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी और शेल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी. शेल, सबशेल्स एंड सबशेल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, और लास्ट कॉलम में मैंने लिखा है शेल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी. और एक पॉइंट और इधर ऐड कर लेंगे, सीक्वेंस ऑफ सबशेल्स इन अ शेल. किसी भी शेल के अंदर जो सबशेल्स का सीक्वेंस होता है, इट ऑलवेज विल बी एस पी डी एंड देन एफ. This is the sequence which the subshells will follow. So this
one last rule, the ones that we were writing yesterday, this one will go with that, this one also, and then we draw this table. But again, abhi is stage pe I don't expect you guys to understand these points. abhi main explain karunga sara, फिर exceptions पे आएंगे. लिखवा मैंने पहले दी है बस. अच्छा, अब जब आप लोग ये नोट कर लें तो ये टेबल के जो कंटेंट्स हैं, I'll explain them and you guys will fill it with me. आसान है, मुश्किल नहीं है. अच्छा, अब सब लोग देखेंगे बोर्ड पे. यू वोंट बी राइटिंग एनीथिंग अंटिल आई टेल यू गाइस टू डू दैट, राइट? क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एक टॉपिक में एक टाइम और स्टेज होती है जिसमें आपको फुली कंसंट्रेट करना होता है. एंड आई हैव सीन व्हेन स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग इन दैट फेज, दे डू नॉट रियली गेट और अब्सॉर्ब द कॉन्सेप्ट. और फिर जब समझ आ जाए, फिर आई विल गिव यू ऑल द टाइम टू कॉपी इट. फिर कोई परेशानी नहीं है उसमें. आप लोग मेरे साथ करेंगे, ऑनलाइन वाले में स्पेशली. शेल को हम n से इंडिकेट करते हैं. What would be the smallest value of n in an atom? n की smallest value क्या होगी? 1. First shell, right? So the smallest value of n is like 1. तो first shell. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि shell के अंदर सब shell होते हैं. Like subshells, as the name shows, are part of shell. Shell के अंदर subshells. और मैंने ये भी बताया था कि जो shell का नंबर है वही subshell होते हैं बेसिकली. ठीक है, लाइक फर्स्ट शेल में कितने शेल सब शेल्स होंगे? 1. एक ही सब शेल होगा. शेल नंबर इक्वल्स टू सब शेल. ये लास्ट पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ था, बल्कि मैं इसको फिर इधर लिख देता हूँ कि शेल नंबर इक्वल टू सब शेल्स. अगेन, इफ द शेल नंबर इज 1, तो उसमें एक ही सब शेल होगा. और जो सब शेल का स्टार्टिंग सीक्वेंस है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद एस. एस से स्टार्ट होगा. ठीक है, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा. सो द फर्स्ट सब शेल इन फर्स्ट शेल इज एस, बट उसके साथ हम लिखेंगे 1s. 1 किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? द शेल इट्स पार्ट ऑफ. ठीक है, दिस एस सब शेल इज पार्ट ऑफ फर्स्ट शेल, उसी में है. अच्छा, अब एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? जो टेबल इससे पहले हमने फिल किया था डे बिफोर यस्टरडे. किसी भी एस सब शेल में वी ऑलवेज हैव, ऑनलाइन वाला कोई बता सकता है अगर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? जो मैं 1s 2s 3s बना रहा था कल भी, दे ऑल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक सेम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी. तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब जितने इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में आएंगे वही शेल की कैपेसिटी भी होगी. लाइक किसी भी शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज इन इट्स सब शेल. तो अगर इसके एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसके शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसको हम 2n² फार्मूला से भी निकाल सकते हैं. बाय द वे, 2n² इज द फार्मूला दैट वी कैन यूज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. और n इसमें क्या है? नंबर ऑफ शेल. तो अगर आप इसको पुट करो इधर 2 × 1² तो ये मेरे पास 2 ही आएगा. ठीक है, एक दफा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको. जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया ऑनलाइन वो समझे जरा इसको. Towards the end yesterday I wrote some electronic configuration rules. One or two were left, वो मैंने अभी लिख दी हैं. लेकिन ये जो टेबल मैं फिल कर रहा हूँ, it is actually the summary of everything we have studied so far before we jump on to configuration itself जो हमने लिखनी है. तो उसमें मैं चीज़ बता रहा हूँ कि किसी शेल में जो सब शेल्स हैं they are equal to the number of shell itself. अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा. और जो उसका सीक्वेंस है, स्टार्टिंग सीक्वेंस, पहले एस सब शेल आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी और फिर एफ. और एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिससे पहले हमने टेबल फिल किया था. अब लेट्स मूव ऑन टू सेकंड. जब मैं सेकंड थर्ड तक आऊंगा तो ये और क्लियर होगा. अब आप लोग मुझे बताओगे सब कि सेकंड शेल में हाउ मेनी सब शेल्स शुड वी हैव? 2 होंगे ना. जितना शेल का नंबर है उतने ही उसमें सब शेल्स होते हैं. सो सेकंड शेल विल हैव 2 सब शेल्स and they would always start with what? What's the sequence of sub shells? That's the sequence. They always will start with S, फिर P और फिर D और फिर F. तो they'll be like starting with S होगा और फिर उसके बाद एक P होगा.
बट इनके साथ मैं क्या लिखूंगा 2. So what does this 2 refer to? The shell number, right? So these two subshells are part of second shell. समझ आ रही है? देखो सेकंड शेल इज सपोज्ड टू बी बिगर देन द फर्स्ट शेल. पहले वाले शेल से बड़ा होना चाहिए ना उसको. तो जब फर्स्ट शेल से वो बड़ा है तो इट विल हैव मोर सब शेल्स इन इट, मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट, राइट? अब एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? अगेन 2. नो मैटर व्हाट एस सब शेल, इट विल ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. और पी सब शेल में कितने आते हैं जो कल मैं एक्सेस बना के आपको बता रहा था? 6 electrons, right? A p subshell will have 6 electrons in total in it. So 6 electrons in this. Now 2 plus 6 total 8 electrons. अब जो O level में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आप लोगों ने शेल पढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स इन शेल पढ़ा है. ठीक है, आप लोगों को ये बताते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और सेकंड में 8 आते हैं. यही पढ़ा है ना, 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन. बट ए लेवल में व्हाट वी आर एडिंग इन इट इज कि what exactly are the subshells in a shell, और total 8 electrons में से 2 electrons कहाँ पर हैं, 6 कहाँ पर हैं? That's what we are explaining here. So out of total 8 electrons, 2 of the electrons are in S and 6 of them are in P subshell. अब since you have learned the shapes of subshells also, S और P की जो shapes कल मैंने पढ़ाई थी, तो you need to imagine and understand कि out of these 8 electrons, 2 electrons are moving in a sphere round and 6 electrons are moving in dumbbell shapes. Like 2 x axis पे move कर रहे हैं, 2 y axis पे जा रहे हैं और 2 z axis पे move कर रहे हैं, right? And that's how the second shell is made. I hope ये point आपको समझ आ रहे हैं. थर्ड जब मैं फिल करूंगा उसके बाद ये पूरी तरह समझ आना चाहिए. अगर फिर भी नहीं आया तो क्वेश्चन आप पूछेंगे, वरना मुश्किल होगा. So if the value of n is 1, फिर 2, फिर next 3 आ जाएगा. Third shell, right? The bigger one. अब third shell में how many subshells should we have? 3. Starting with S, फिर P, फिर D, right? So, but what we will be writing with all these, we'll be writing 3 with them, right? We'll write 3S, 3P, 3D, right? So I'll write that 3S, 3P, 3D. अगेन आप ये वाला आप लोग बताएं मुझे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एस? अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स. नो मैटर व्हाट पी सब शेल, उसके साथ क्या नंबर लिखा है, पी में 6 ही आते हैं. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब डी में 10 electrons. पहले हमने टेबल किया था, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ डी, डी की शेप्स हमारे सिलेबस में नहीं है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलेबस में. So D gets 10 electrons. So if I add all this, 10 plus 6 plus 2, it makes 18 electrons. Now you could imagine that third shell is bigger than second shell, so it's supposed to have more electrons than that, right? 18. लेकिन वो 18 electrons कहाँ पर present है? 2 in S, 6 in P, 10 in D. ठीक है? S और P की shapes के साथ we are concerned, D के साथ we are not concerned. And with that formula even, I could go like 2 into 3 square, right? 9 times 2, 18. O level से पढ़ रहे हैं, हाँ. Technically it's like 2, 8, 18, but how these 18 electrons are, what shapes of orbitals they are present in, that's what we are studying, and that's like latest configuration also. ठीक है ना, modern configuration जिसको हम कहते हैं. अच्छा, अब एक और आपने लिखना है क्योंकि सिलेबस में एटलीस्ट 4th शेल तक है. So 4th shell will have 4 subshells in it. All go with 4 with them. 4S, 4P, 4D, 4F. So when I see this 4 number with these subshells, I understand कि ये सारे 4th shell के subshells हैं. ठीक है? I said already कि ये number लिखा हुआ है साथ, ये उसका shell number होता है subshell का. But again, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स. This is what you're expected to remember कि F में 14 आते हैं और टोटल आप इसको करोगे तो ये 32 बन जाएगा. ठीक है? Again with the formula 2 into 4 square, 16 times 2, 32 हो जाएगा. तो एटलीस्ट आपने 4 तक याद रखना है. और इसके साथ अगर एक एरो आप लगा लें और उसके ऊपर मैं लिख दूं
In fact, I've already explained it. कि which of these 4 shells would have highest energy? इन सारे जो मैंने ड्रॉ किए मैं बोर्ड पे, इनमें से हाईएस्ट एनर्जी शेल कौन सा है? 4th, राइट? जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना शेल लार्ज होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी विल आल्सो बी ग्रेटर एज वेल. सो इफ आई राइट ऑन द एरो इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है? So if the shell's energy is increasing, the energy of its subshells is also increasing, right? ये भी याद रखना आपने. अब if an atom has electrons to fill in it, ठीक है, around nucleus, you got electrons to fill in the shells. तो which subshell the electron will first go into? सबसे पहले किस subshell में electrons जाएंगे? Easy, come on. 1s में देखो first shell ही पहले fill होगा ना, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट विल बी गोइंग इन 1s. सो जो कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसमें द वेरी फर्स्ट रूल इज द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट, राइट? यही लिखवाया था मैंने. तो वो लोएस्ट एनर्जी सबशेल किसी भी एटम में कौन होता है? 1s. जब 1s फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल गो इन 2s, फिर 2p, फिर एंड सो फोर्थ, राइट? सो वी एक्चुअली हैव टू रिमेंबर दिस मच सीक्वेंस आल्सो. तो अब आप लोग बेशक ये टेबल नोट कर लें, इसमें क्वेश्चन है पूछ लें, फिर मैं आगे कॉन्फ़िगरेशंस पे आता हूँ. All right, so I hope you guys are done writing. So this is, in fact, you don't get to draw these tables in exam or sort of fill them all, but this sequence is the one that you really have to remember for writing the configuration. You get configurations to write an exam, और उसके लिए ये sequence आपको थोड़ा याद रखना है. Like 1s पहले fill होगा, फिर 2s, 2p and so forth. And now you need to understand that this sequence actually has come from this table already. और इसमें जहाँ जहाँ 1 लिखा है, in fact there's only one place, so that's first shell, ये वाला. फिर जहाँ 2 लिखा है that's second shell, 2s and 2p is the second shell. थोड़ा मैंने गैप दे के लिखा हुआ है, इनको आप एक साथ लिख सकते हैं. फिर 3s, 3p, 3d makes up third shell. फिर जहाँ सबके साथ 4 लिखा है that makes up fourth shell. ठीक है? In fact, from the same table, I have picked up the sequence starting from 1s till 4f, and I have written it like that. ठीक है? जो आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा. अच्छा, अब आ जाएंगे असल चीज पे. In fact, the one that comes in paper. You do get to define shell or subshell. You get to draw subshells to everything. But what you always get in exam is the configurations. Like आपको atoms और ions की configuration लिखने को आती हैं structured paper में, and you get them in MCQs, and you have to typically pick up the right configuration. ठीक है? Correct configuration. तो उसमें भी 2-3 एग्जांपल्स पहले मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, देन विल मूव ऑन टू द ट्रिकी वंस और जिनकी मैंने एक्सेप्शंस लिखवाई हुई हैं. 4s is filled before 3d and all. लेकिन पहले हम बेसिक्स कर लेंगे.
अब सोडियम की एग्जांपल मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में दी थी, तो आई विल स्टार्ट अप विद दैट अगेन. सोडियम्स प्रोटॉन नंबर इज 11, लाइक सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. ठीक है, तो जब आपने किसी भी एटम आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यू नीड टू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, वो पता होना मस्ट है. तो प्रोटॉन नंबर इज लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. अब जब मैं सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो द वेरी फर्स्ट सब शेल दैट वी वुड फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन वुड बी 1s. ठीक है, ये वाला फर्स्ट वन. तो आप इस तरह से 1s लिख के उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसको एज अ पावर हम ऊपर लिख देते हैं. सो व्हेन आई राइट 1s2, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन s सबशेल ऑफ फर्स्ट शेल. टोटल देखो कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 में से 2 हैव कम इन फर्स्ट सबशेल 1s. ठीक, इसके बाद सिंस आई हैव गॉट लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सोडियम, तो 2s में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो यू राइट 2s और इस पे भी 2 लिख दोगे एज अ पावर. दैट अगेन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s भी फिल हो गया. अब 2s के बाद विल कम अप टू 2p. अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6. So I'll write 6 on the top here. अब आप काउंट कर लेंगे तो 2 + 2 4 + 6 10 electrons. I've distributed 10 electrons of sodium. Total मेरे पास कितने? 11. Still I'm left with 1 electron, right? एक बच गया. अब जब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो it would actually not be filled in P anymore, क्योंकि P की जो कैपेसिटी है वो 6 है, वो फिल हो गया हुआ है. P के बाद कौन आ रहा है? S, 3s in fact. तो I'll write 3s. बट इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? I won't write 2, I'll write 1, right? Because although S can have 2 electrons in it, but since sodium is not left with 2 electrons anymore, it still has only 1 electron. I'll just write that 3s1 here. तो ये वो पॉइंट था मायरा जो आप कल पूछ रही थी. तो मैंने आपसे कहा था कि नोबल गैसेस के तो आउटर शेल पूरे होते हैं with these many electrons obviously, but जो reactive elements until group 7, they won't have their outermost subshells complete. In fact, like S के पास 2 होने चाहिए, नहीं है, 1 है. तो what sodium will be doing in fact, like that's what all these atoms do. They either lose electrons or gain electron in order to become stable with inner shells. अब इसी जगह क्विकली अगर मैं सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, सोडियम आयन, we know metals lose electrons, right? Sodium is in group 1, तो it would lose 1 electron. अब सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा कि it has lost 1 electron, right? So which electron would it lose? The one which is of highest energy. So energy is increasing that way. So in these subshells, the highest energy subshell is this 3s1. तो सोडियम क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके it would actually get its inner p subshell complete, p6 के साथ पूरा हो गया. तो अगर सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए लिखने को, तो 1s2 2s2 2p6, this would be the configuration for sodium ion. ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे जितने ऑनलाइन जो बैठे हैं वो भी, आप लोग भी, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि you're sort of clear with the sodium example at least, जो मैंने पहले बताई है. This sequence is the one that you have to remember. 1s 2s 2p 3s 3p, और ये इतना मुश्किल नहीं है. जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन वाले भी पूछें प्लीज. नो सर. अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, 80% जो सिलेबस में हमारे, वो इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स की, आयंस की, राइट? अब आयंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव आयन मीन लेस इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयंस मीन मोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो उसके बाद फिर हम एक्सेप्शंस पे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में. एक साथ मैं इतना हैवी नहीं करूंगा. फिर उसमें हम आते हैं इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस पे, जो एरो वाली बात लिखवाई थी मैंने, ठीक है, वो उसके साथ ऐड करूंगा. इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कॉन्फ़िगरेशन इज एग्जैक्टली सेम, सिर्फ ये है कि उधर हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, एरो लगाते हैं बस उनकी जगह. वो हम करेंगे नेक्स्ट. अच्छा, अब लेट्स जस्ट ट्राई फ्यू मोर एग्जांपल्स. इनफैक्ट आप लोग खुद भी अब ट्राई करें मेरे साथ, ताकि ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग हो जाए माइंड में. Okay, so let's just try this phosphorus, which is 15. Like phosphorus proton number is 15. ठीक है, अब I would want कि आप लोग जरा लिखें इसकी
इसको हम बोलते हैं SPDF कॉन्फ़िगरेशन, SPDF कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सर हो गया। डन। अच्छा, ऑनलाइन जो बैठे हैं, कुड यू गाइस टेल मी द वैलेंस सबशेल ऑफ फास्फोरस? व्हाट इज द 3p5 वैलेंस सबशेल ऑफ फास्फोरस? 3p5 3p 5 5 or 3? 3p3. 3p3, right? Achha, let's see how. So we go like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and once you reach 3p, because you got 15 electrons in total to distribute, right? So you got 4 plus 6, 10 plus 2, 12. अब 12 तो इधर तक हो गए, 15 में से 12 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सो यू सिंपली लेफ्ट विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, हमजा, इट वुड बी 3p3, ठीक है? सही है सर। समझ आ गया ना? मे बी कोई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में समटाइम मिस्टेक होती है, बट इट वोंट बी 3p5। अच्छा, हाउ अबाउट phosphorus -3 ion? Because phosphorus is in group 5, it makes -3 ion. Good, right? So 3p, like -3 means कि phosphorus atom has gained 3 more electrons. अब वो gain कहाँ करेगा? वैलेंस सब शेल में करेगा ना, इनर शेल्स तो सारे कंप्लीट हैं उसके। तो all these atoms till group 7, either they lose electrons or gain electron from the valence subshells, right? ये इनका valence subshell है सोडियम का, ये इसका valence subshell है, which is not complete in fact. So phosphorus can do one thing, it could gain 3 more electrons in p subshell and make it 6. तो अब phosphorus -3 की configuration would be like 3p6. With 6 electrons in the p subshell, it rather becomes stable. देखो, जब p को 6 मिल जाएंगे तो वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने रूल्स में लिखवाया है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीट सबशेल्स आर मोर स्टेबल। तो ये अब कंप्लीट है, पहले हाफ फिल्ड था। इट्स नॉट दैट मच स्टेबल, दिस इज इट्स बेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्टेबल स्टेट विद ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन इट, राइट? अच्छा, आई होप ये आपको 2 एग्जांपल समझ आएंगे। अब मैं 2-3 लिखता हूँ, वी स्टिल हैव टाइम, आई वुड रियली वांट कि आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ। Okay, so let's try this aluminum 13, फिर उसके बाद ऑक्सीजन -2, फिर we have पोटाशियम, नहीं पोटाशियम में गड़बड़ हो जाएगी, अभी नहीं बता सकता, और we can go like chlorine 17. So for oxygen even -2, you need to know its proton number, right? तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है, मास नंबर 16, प्रोटॉन नंबर ऑक्सीजन का 8 है। तो ये 3 पार्टिकल्स जो मैंने लिखे हैं, इनको जरा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं भी लिखता हूँ।
सर हो गया। कलिया हमजा मुझे बताएं एल्यूमिनियम का वैलेंस सब शेल बताएं। सर 3p1। Aluminum is like 3p1, right? So it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and since we got 13 electrons in it, we distributed 12 already. One left, that will go in 3p, and it would be like 1, 3p1. Oxygen is like -2. So how many electrons do we have in oxygen negative ion? 2p6। टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर 8 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, you need to make sure that you carefully count the charge in. Negative charge means gain of electron, positive rather loss of electron, right? तो 10 electrons के लिए it would simply be like 1s2, 2s2, 2p6, and you could imagine के with 6 electrons in p oxygen, -2 ion is stable. अब ions are stable, atoms are not, क्योंकि atoms के outer shell complete और stable नहीं होते। तो what atoms do again, they lose or gain electrons accordingly so that their valence subshells could be stable and complete, right? तो oxygen अपने outer shell में 2 electron लाके p को 6 कर लेता है, and that makes it complete. Chlorine is like 17, so what's its valence subshell? 3p5। 3p5, right? Chlorine is in group 7, so its outer or valence subshell is like 3p5. So if I write it down, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So what should make this 3p5 subshell complete? ये 3p5 complete कैसे होगा? With 1 electron, right? So with 1 electron, chlorine is supposed to be like -1, and that's what it is. All group 7 elements are like -1, right? They gain 1 electron to become stable. तो इसलिए क्लोरीन का नेगेटिव आयन जो होगा, it would be like 3p6, इस तरह से, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ पे होल्ड कर दूंगा। I won't be explaining exceptions in it, जो tricky things हैं, लेकिन कल की क्लास will be sort of the most important from this topic. I mean, again, इस टॉपिक से I've seen के perhaps 90% students know this eventually, but जो फिर इस तरह क्लास एक कल वाली छोड़ दी, अगर किसी ने, वो ट्रिकी चीज नहीं आएगी तो पेपर में एग्जामिनर का फोकस वो होता है जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है? तो बस आज वाली चीज आपने रिवाइज कर लेनी है, और कल जिस तरह आज आपको समझ आई है, कल भी इस तरह आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, यू गाइस कुड हैव अ क्वेश्चन, तो पूछ लें। 5 मिनट है, लेकिन मैं बस इसको इधर, नो सर। चलो, दैट वुड बी ऑल। जो फेस टू फेस आ सकते हैं ऑनलाइन में भी, दे शुड रियली कम, ठीक है? हमारे पास स्ट्रेंथ कम होती है, आप देखें दूर दूर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई कोविड से भी डर गया तो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।